गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप सभी लोग। लास्ट टाइम जो हम मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस कर रहे थे, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो उसी लेक्चर को हम अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें सिमिलर मैट्रिसेस के ऊपर हमने ये चेक कर लिया था कि भाई अगर कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में सिमिलर है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी मिनिमल, उनकी ट्रेस, उनकी डिटर्मिनेंट, उनकी रैंक और उनकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, सेम हो जाती है ना। लेकिन एक चीज है जो सेम हो भी सकती है और नहीं भी, वो हमने बताया था क्या, कि उनके जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सेम आए, है ना। ठीक है ना। तो बस एक यही चीज है जो सिमिलर मैट्रिक्स में थोड़ी बहुत डिफरेंट रहती है। तो उसी लेक्चर को हम थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन है जो CSIR नेट में आ चुका है, तो वो थोड़ा सा सिमिलर मैट्रिक्स से भी हम कर सकते हैं इजीली, और वैसे तो ट्रेस की प्रॉपर्टी से भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो दोनों तरीके से आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि ए और बी दो आपको नॉन सिमिलर मैट्रिक्सेस दे रखी हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n। तो सपोज ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर matrices of order n, ठीक है, satisfying such that ए बी प्लस बी ए मिलकर जीरो दे रखा है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कि ट्रेस ऑफ ए जीरो होगी, दूसरा ट्रेस ऑफ बी जीरो होगी, सही है। तीसरा ट्रेस ऑफ ए बी जीरो होगी, और चौथा या ट्रेस ऑफ बी ए जीरो होगी, सही है। ये हमसे पूछा गया है, ठीक। और तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जनरली देखिए ए और बी कैसे मैट्रिसेस दे रखी हैं, दो नॉन सिंगुलर, मतलब इनके क्या करते होंगे, इनवर्स एग्जिस्ट करते होंगे। इनवर्स एग्जिस्ट है तो आपके पास जो डाटा गिवन है उसी को पिकअप कर लीजिए। तो यहाँ पे जो गिवन है वो ए बी प्लस बी ए मिलके कितना गिवन है, जीरो। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए बी, नेगेटिव टाइम्स ऑफ बी ए। दैट मीन्स मैट्रिसेस आर एंटी कम्यूटेड, है ना, एंटी कम्यूट है एक दूसरे के साथ, ठीक। तो फ्रॉम बट ए और बी कैसे हैं, ए और बी तो आपस में कैसे हैं, नॉन सिमिलर है, तो ए और बी दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो एक बार तो आप क्या कर लीजिए कि एक तरफ आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए विद ए इनवर्स, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। दिस विल इक्वल्स टू बी ए इनवर्स, एंड this implying this will becoming AB A inverse is equal to minus of B। तो अब आप सिमिलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखिए। सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने बोला था कि भाई दो मैट्रिसेस तभी सिमिलर होंगी जब एक वहां पर क्या मिले, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिले, सच दैट A कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस P इनवर्स BP। तो A और B आपस में सिमिलर करी थी। तो अब P की जगह यहाँ कौन आगे का है वास्तव में, P का जो रोल कौन प्ले कर रहा है, वो A इनवर्स प्ले कर रहा है ना। तो ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते और कि भाई आप A इनवर्स का इनवर्स बन जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है। तो P का काम कौन कर रहा है, P का काम कर रहा है A इनवर्स, सही है, विद नेगेटिव P। तो ये इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइंग दैट व्हाट, तो दिस इंप्लाइज कि B इज सिमिलर टू द माइनस B, यानी कि B मैट्रिक्स अपने नेगेटिव टाइम्स के ही सिमिलर है। तो इन दोनों की ट्रेस कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, है ना। तो ट्रेस ऑफ B किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ ट्रेस B। तो यहां से पता चल गया कि ट्रेस ऑफ B कितनी रहने वाली है, हमेशा जीरो। सिमिलरली you can prove that trace of A also zero,
सही है, तो ट्रेस ऑफ ए ऑल्सो जीरो हो जाएगी यहां से। तो बस आप इस बार क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई विद किससे, तो इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए विद बी। तो बी इनवर्स ए बी बराबर कितना, माइनस का बी इनवर्स बी ए, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ए बी मिलकर माइनस ऑफ ए। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज सिमिलर टू माइनस ए। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड ट्रेस ऑफ ए इज ऑल्सो जीरो, ए की ट्रेस भी जीरो है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, अगेन आपको जो डाटा गिवन है यहां से आप वापस आइए, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, दोनों तरफ ट्रेस फंक्शन लेने पर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस बी ए। चूंकि बाई द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस ए बी और बी ए सेम होते हैं, तो यहां से कह सकते हैं कि टू टाइम्स ऑफ ट्रेस ए बी बराबर कितना हो गया, जीरो। तो ट्रेस ए बी कितना हो गया, जीरो हो गया है ना। तो ट्रेस ए बी भी जीरो है तो ट्रेस बी ए भी जीरो हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक, तो इस तरीके से ये सिमिलर मैट्रिसेस के बेस पर आपने क्वेश्चन किया। लेकिन आप सिमिलर मैट्रिक्स, आप ट्रेस की प्रॉपर्टी से केवल और केवल तीसरा और चौथा ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे बस, ऑप्शन मतलब है ना। लेकिन फर्स्ट और सेकंड के लिए आपको सिमिलर मैट्रिसेस के ऊपर ही जाना पड़ेगा। बात क्लियर है नहीं? बताइए। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो हमारा मेन काम है आज का, हम वही करने में इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक इन लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, और उसका नाम है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ये क्या होता है, हम इस पे इंटरेस्टेड हैं। तो अ स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल। अब मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू aij of order n cross n is diagonalizable, ठीक, if it is similar to a diagonal matrix, if it is similar to a diagonal मैट्रिक्स, तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन कैसी डायगोनल मैट्रिक्स हो, ये हमने अभी क्लैरिफाई नहीं करा कि कैसी डायगोनल मैट्रिक्स हो। बस इतना बोल दिया कि हाँ, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होनी चाहिए। तो उस डायगोनल मैट्रिक्स में जो एंट्री होंगी, डायगोनल एंट्री, वो क्या होंगी, वो जो हमारी रहने वाली है वो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू रहने वाली है। सही है, सही है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। तो कैसे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, तो दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन अनदर डेफिनेशन ऑफ द फॉर्म। So a matrix A is diagonalizable matrix. A matrix A is diagonalizable matrix if and only if, ठीक, if and only if there exists a non-singular matrix P, there exists a non-singular matrix P such that P इनवर्स AP मिलके एक डी मैट्रिक्स बननी चाहिए। सही है, और वो कैसी होगी डी मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स जहां पर लैम्डा वन लैम्डा टू से लेकर लैम्डा एन ऐसी कुछ हमें वैल्यूज दिखती होंगी। ठीक है, वेयर ईच लैम्डा आई इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो वो जितनी भी सब वो एक ही आइगन वैल्यू है सब। तो यानी कि एक पी मैट्रिक्स ऐसी मिलनी चाहिए जो पी इनवर्स एपी करा के
आपको DIAG इस टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स दे जिसमें केवल और केवल एक ही डायगोनल पर एक ही आइगन वैल्यू दिखती हूं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर बात? डेफिनेशन एकदम सिंपल है। ठीक, बात आती है कि भाई पी मैट्रिक्स कैसे निकाला जाए। तो पी मैट्रिक्स को निकालने का सबसे आसान तरीका है, आप एक ही क्या है आइगन वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, एक एक करस्पॉन्डिंग जितने आइगन वेक्टर आ रहे हैं उनको निकाल लीजिए और उनको पी के कॉलम बनाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से पी मैट्रिक्स को निकालना सबसे आसान माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट वे है पी को एल फाइंड आउट करने का, है ना। ठीक, तो ये तो बात रही किसकी, अपनी डेफिनेशन ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस, है ना। अब इनके ऊपर क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं पॉसिबल, कि भाई और कोई ऐसे तो आप एक ही आइगन वैल्यू जैसे 100 बाई 100 की मैट्रिक्स आ जाए, 53 बाई 53 की आ जाए, तो अगर कोई रैंडम ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाए तो उसकी आइगन वैल्यू नहीं पता हो फिर कैसे करें, है ना। तो उनके लिए हमने काफी सारे रिजल्ट बना रखे हैं। ठीक, तो उसमें पहले तो छोटी छोटी बेसिक चीजें उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि उम, आपके पास कोई एक आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स का। ठीक, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी आइगन वैल्यू होंगी, और एक थिंग है कि आपके पास आइगन वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर होंगे। ये दो चीजें हैं और अपने आप में बहुत ही छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपने लैम्डा आइगन वैल्यू बोली एक ही, ठीक, तो वो सेटिस्फाई करता होगा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स फॉर सम एक्स नॉट इक्वल टू, तो किसी नॉन जीरो एक्स के लिए सेटिस्फाई करता होगा। तो जब हम आइगन वेक्टर निकाल रहे थे तो हम देख कर आए थे कि बहुत सारी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर आ रहा था और कुछ के करस्पॉन्डिंग दो भी आए थे, है ना। तो आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आइगन वेक्टर तो आ सकते हैं, ठीक, लेकिन उस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग केवल और केवल एक ही आइगन वैल्यू होगी। सही है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं रिजल्ट, कि एनी आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स कांट करस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, है ना। तो क्या रिजल्ट है, एवरी आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट correspond to distinct आइगन वैल्यूज। तो ये है रिजल्ट, यानी कि आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर आ सकते हैं लेकिन आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग केवल और केवल एक ही आइगन वैल्यू होगी, वो भी यूनिक आइगन वैल्यू होगी। आप इसको इजिली प्रूफ कर सकते हैं ऐसे करके कि भाई चलो ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा 1 एक्स और ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा 2 एक्स, दोनों को घटा लो तो यहाँ से जीरो आ जाएगा, तो लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इंटू एक्स, एक्स तो नॉन जीरो वेक्टर है, तो दिस इम्प्लाइंग लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 2। तो दोनों आइगन वैल्यू कैसी होने वाली है इस बार, सेम होने वाली है। ठीक है, और अगली चीज क्या है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैव अ डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, है ना। ठीक, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या रहते हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर रहने वाले हैं। सो अगला रिजल्ट है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की और डायगोनलाइजेबल है, तो ए इज डायगोनलाइजेबल ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, तो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू रहेगा इफ एंड ओनली के बेस पर, यानी कि ऊपर से नीचे जाने का रास्ता होगा तो नीचे से ऊपर आने का रास्ता होगा। तो इट हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, इट हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। सही है, तो यानी कि मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर है उतने एल आइगन वेक्टर प्रेजेंट होंगे अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो।
ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एग्जैक्टली n होंगे। ठीक, तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं इजिली। तो हम प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है इतना, बस हम रिजल्ट को ही डायरेक्ट यूज करेंगे। पहला रिजल्ट तो अपना डायगोनलाइजेबल के ऊपर यही है। ठीक, दूसरा रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट ये है, अगर इस मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है ऑर्डर n की, A is diagonalizable of order n cross n if and only if। ये वाली बात भी if and only if सही है। algebraic multiplicity of lambda just equals to the algebraic geometric multiplicity of lambda। तो am gm क्या होंगी, lambda के करस्पॉन्डिंग इक्वल रहने वाली है। ज्योमेट्रिक होगी तो यहाँ लिख दीजिए algebraic multiplicity of lambda। तो यानी कि लैम्डा की जितनी am आएगी, जितनी बार आइगन वैल्यू रिपीट होगी, उतना ही आइगन वेक्टर प्रेजेंट होंगे, अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो। ठीक है, आप इजिली इसको प्रूव कर सकते हैं हम इतना। ठीक, इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। दूसरा रिजल्ट हो गया जी। तीसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल्स के ऊपर है। ठीक, अब मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ए इज diagonalizable of order n cross n if and only if। सही है, ये भी if and only if है, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने का रास्ता होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, ए की जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, फैक्टर्स करस्पॉन्डिंग, फैक्टर्स करस्पॉन्डिंग कैसे, एवरी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, एवरी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कैसे होने चाहिए, लीनियर एंड नॉन लीनियर, आर इन द लीनियर फॉर्म, है ना। ये रिजल्ट है, यानी कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगी वो लीनियर फैक्टर्स को ही कंटेन करती होगी, एक से ज्यादा डिग्री नहीं आएगी उनकी। जितने भी फैक्टर हैं कैरेक्टरिस्टिक के पास, जितने भी रूट मान लो, तो उनके एक ही एक फैक्टर आएगा, दो नहीं जा सकते, किसी की भी डिग्री दो नहीं हो सकती मिनिमल पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होने वाली। सही है, तो ये इफ एंड ओनली इफ का गेम है। ठीक, कितने रिजल्ट हो गए, तीन। सो नाउ क्वेश्चन ये है कि भाई चलो मिनिमल पॉलिनोमियल की बात हो गई, करेक्टरिस्टिक के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं दिया गया है, और आपने आइगन वैल्यू के ऊपर एक रिजल्ट ले लिया, ठीक, एम जीएम के ऊपर ले लिया, आइगन वेक्टर के ऊपर एक रिजल्ट ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सिमिलर मैट्रिसेस पढ़ा, क्या सिमिलर मैट्रिक्स से डायगोनलाइजेबिलिटी का कोई कनेक्शन है या नहीं। ठीक, सिमिलर मैट्रिसेस का कोई डायगोनलाइजेबिलिटी इतना खास कनेक्शन नहीं है। ठीक, तो टीआईएफआर में क्वेश्चन आया था वैसे तो ये पहले, फिर उसके बाद नेट में भी आ गया था और गेट में भी आ गया था। अगर दो मैट्रिसेस की करेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, तो क्या वो दोनों मैट्रिसेस सिमिलर होंगी, ये क्वेश्चन आया था। सही है, क्या क्वेश्चन है, क्लियर एकदम। सपोज दैट इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिसेस सच दैट ऑर्डर सेम ऑर्डर है उनका, एंड करेक्टरिस्टिक और मिनिमल दोनों की सेम है, तो क्या ए और बी सिमिलर होगी, ट्रू एंड फॉल्स। इफ
A and B are same order matrix and गिवन है C of A बराबर C of B एंड मिनिमल ऑफ A बराबर मिनिमल ऑफ B, देन A एंड B आर सिमिलर। ऐसा हमसे पूछा गया, ट्रू फॉल्स आया था TIFR में ये। और ये शायद 2020 वाला पेपर जो था, दिसंबर में जो हुआ था, 2 दिसंबर 19 में, उसी में आया था ये। ठीक ठीक है, TIFR उसी वाले में आया था। तो ये ऐसा हमें दे रखा है। बताइए क्या कहना है। चलो एक और कुछ ले लेते हैं, इसी में दिमाग में आ रहा है थोड़ा सा। देन रैंक ए एंड रैंक बी आर इक्वल, क्या उनकी रैंक भी इक्वल होंगी? जब रैंक की बात हो रही है तो नल्टी की भी बात कर लेते हैं साथ में, लगे भाव। नल्टी ऑफ ए, नल्टी ऑफ बी इक्वल। सही, ये तीन चीजें हैं। तो करेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम होनी चाहिए। सही है। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस मैट्रिक्स ए? और बी इज इक्वल टू लाइक, देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, एक्स की पावर 4 है। इसकी करेक्टरिस्टिक ये भी निलपोटेंट है, एक्स की पावर 4 है। ठीक। मिनिमल क्या होगी? कितना इंडेक्स है? ये 2 पावर पे 0 हो जाती है और ये भी 2 पावर पे 0 हो जाती है। ये इत्तेफाक देखिए कितना अच्छा है कि दोनों की करेक्टरिस्टिक सी ऑफ ए एक्स की पावर 4 और सी ऑफ बी भी एक्स की पावर 4 है। और एम ऑफ ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एम ऑफ बी एक्स स्क्वायर है। देखो दोनों करेक्टरिस्टिक मिनिमल दोनों की सेम है, इतनी रिक्वायरमेंट थी, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम हो गई। तो देखो ए और बी सिमिलर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये सिमिलर मैट्रिसेस होती तो इनकी रैंक कैसी होती? सेम होती। लेकिन इसकी रैंक 1 है और इसकी रैंक 2 है, तो ये सिमिलर नहीं है। तो रैंक भी इक्वल नहीं है, नल्टी भी इक्वल नहीं है, और सिमिलर भी नहीं है। तो ये सारी चीजें गलत है। ठीक है, तो कन्वर्सली ट्रू नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन बना है वो सिमिलर मैट्रिसेस का कन्वर्स बन के आया था। क्लियर है बात? बताइए। तो क्वेश्चन ये है, डायगोनलाइजेबल की बात कर रहे थे अपने लोग, तो डायगोनलाइजेबल चेक कैसे किया जाता है ना, उसमें थोड़ा सा हम इंटरेस्टेड हैं। तो कैसे कैसे करना है वो देख लेते हैं। जैसे आपके पास रैंडम एक मैट्रिक्स रखी है, 1 2 3 4 5 6 0 0 0। इस मैट्रिक्स को चेक करना है क्या ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। ठीक है।
आप इसी मैट्रिक्स में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लीजिए, 1 4 5 0 1 6 0 0 3। फिर इसको चेक करना है क्या ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। पहले इन दो को चेक कर लेते हैं, फिर बाकी का बाद में देखेंगे, है ना। देखिए, तो आप यहां पर एक ही आइगन वैल्यू देखिए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए कैसी है, 1 2 3। अब डिस्टिनिक आइगन वैल्यू है, तो डिस्टिनिक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड डिस्टिनिक आइगन वेक्टर आएंगे, मतलब एल आई आइगन वेक्टर। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर x1 आएगा, एक आइगन वेक्टर x2 आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग x3। तीनों कैसे हो गए, अलग अलग हैं। तो तीन ऑर्डर की मैट्रिक्स के ऊपर तीन अलग अलग डिस्टिनिक आइगन वेक्टर आ गए, तो कैसी हो गई, इफ एंड ओनली इफ वाला रिजल्ट। ये वाला रिजल्ट देख लीजिए, ये है। तो कितना, ऑर्डर n के बराबर कितने आ जाने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर प्रेजेंट। तो तीन ऑर्डर है, तीन आइगन वेक्टर आ गए, तो मैट्रिक्स कैसी हो गई, डायगोनलाइजेबल बन गई। तो पहला वाला डायगोनलाइजेबल, यस। सेकंड वाले में आते हैं, तो सेकंड वाले में आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो हैं वो है 1 1 3। तो 1 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर तो रहेगा रहेगा, मतलब 3 के करस्पॉन्डिंग, है ना। 1 के करस्पॉन्डिंग भी एक तो रहेगा रहेगा, दो तो प्रेजेंट है, एक और ढूंढना है। तो वो एक किसके रेस्पेक्ट में ढूंढेंगे, 1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 1 दो बार रिपीट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए एम ऑफ 1 जो है वो कितनी है, वो 2 है। अगर जीएम भी 1 की 2 आ गई तो डायगोनलाइजेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इस बार कौन सा रिजल्ट पकड़ लिया हमने, हम आइगन वेक्टर निकालने नहीं जाएंगे। कहीं आप सोच रहे हो कि आइगन वेक्टर निकालने पड़ेंगे, नहीं। हमने रिजल्ट किस लिए लिखे हैं, ऐसा तो पागल हो जाएंगे पेपर में निकालते निकालते। ये वाला रिजल्ट दूसरा वाला, अगर जीएम और एएम बराबर हो गई फॉर ऑल लेमडा, है ना, फॉर ऑल लेमडा, सही है। तो ये बात, हर लेमडा के करस्पॉन्डिंग एएम जीएम बराबर होनी चाहिए, है ना। तो हम जीएम निकालेंगे किसकी, 1 की। जीएम ऑफ 1 जो होता है वो 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई होती है, सही है। तो 3 रैंक ऑफ कितने की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम डायगोनल पे से उड़ा देंगे, तो ये बचेगा 0 4 5 0 0 6 0 0 2। तो इस मैट्रिक्स की जो है वो रैंक 2 रहने वाली है, तो 3 - 2 मिलके 1। तो जीएम ऑफ 1 1 रह गई, लेकिन ए एम ऑफ 1 2 हो गई। तो ये मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, तो ये वाली डायगोनलाइजेबल नहीं है, ठीक है। मैंने इसी के ऊपर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया, इसी मैट्रिक्स के ऊपर, 1 4 5 0 1 0 0 0 1। अब देखिए, सही है। तो अब यहां पर ए एम ऑफ 1 कितनी है, 3 है। तो जीएम कितनी आ गई, जीएम ऑफ 1, तो जीएम ऑफ 1 कितनी निकलेगी, तो 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई, तो आएगी 1 2। तो यहाँ पे 3 रहेगी, यहाँ 2। तो ये मैट्रिक्स अभी भी क्या नहीं है, बताइए। ये मैट्रिक्स स्टिल नॉट अ डायगोनलाइजेबल, सही है। तो ये भी डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो डायगोनलाइजेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एएम जीएम के बेस पे कैसे हम निकाल रहे हैं। या दूसरा तरीका, आपने करेक्टरिस्टिक तो निकाल ही सकते हो इसकी। तो इसकी करेक्टरिस्टिक जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, x - 1 का स्क्वायर x - 3, है ना। तो मिनिमल पॉसिबल बना लीजिए, मिनिमल पॉसिबल में x - 1 x - 3, ठीक। फिर दूसरी यही हो जाएगी, तो x - 1 का स्क्वायर निकाल के ये निलपोटेंट बन जाएगी, तब जाके ये जीरो मैट्रिक्स बनेगी। तो ये इसकी मिनिमल बनकर आने वाली है इस बार। तो ये चीज, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, है ना। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है
वो है हम्म, ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं एक इस टाइप से 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स लिए और उन पे दो दो वैल्यू रिपीट करते हुए लिए, ठीक है। तो आइगन वैल्यू कितनी हो गई? आइगन वैल्यू तो 1133 हो गई है ना। एम ऑफ वन कितनी हो गई? एम ऑफ वन भी 2 है, और एम ऑफ थ्री भी कितनी दे रखी है? तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमें दोनों की दो दो दे रखी है। तो जीएम ऑफ वन कितनी होगी? जीएम ऑफ वन 4 माइनस रैंक ऑफ कितना? ए माइनस आई। ठीक, 4 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई। तो यहां से क्या कह सकते हैं अपने लोग? तो ये कितना हो गया? 4 माइनस, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल पे से हटाएंगे तो ये एंट्री जीरो, ये एंट्री जीरो, ये दो और ये दो हो जाएंगी। तो रैंक कितनी हो जाएगी? दो। तो जीएम कितनी आ गई? दो। तो वन के करस्पॉन्डिंग एएम और जीएम कैसी है? इक्वल। ठीक, थ्री के करस्पॉन्डिंग क्या कहना है? जीएम ऑफ थ्री कितनी हो जाएगी? 4 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस थ्री आई। तो वो थ्री आई घटाने पर क्या हो जाएगा? ये -2 0 0 है ना। तो रैंक कितनी रह गई फिर से? दो। तो 4 - 2 मिलके दो। ये भी दोनों कैसी आ गई आपस में? बराबर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए इज कैसी मैट्रिक्स है? डायगोनलाइजेबल है। तो यानी कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी सब डायगोनलाइजेबल होने वाली हैं। एक सही जज कर लिया कि हाँ, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल रहेगी, डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल रहेगी। ठीक, देखो, अब इसी मैट्रिक्स के ऊपर मैंने क्या करा, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। और वो क्या मॉडिफिकेशन बनाया मैंने? मैंने क्या करा इस मैट्रिक्स में 11 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3, ये इस टाइप से मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर दिया। आप इवन एक वन भी लगा दोगे ना, तब भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मतलब एक एंट्री की चेंज करते ही तुरंत बिहेवियर चेंज है डायगोनलाइजेबिलिटी में। रैंक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायगोनलाइजेबिलिटी में एक एलिमेंट चेंज करते ही कुछ भी हो सकता है। सही है। और जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ आप थ्री की जगह टू कर देते तो तब भी डायगोनलाइजेबल रहती है ना। तो एलिमेंट बदलने पर डायगोनलाइजेबिलिटी चेक बदल सकते हैं, है ना। तो अब क्या कहना है? तो एम ऑफ वन भी कितनी रहेगी? दो। और एम ऑफ थ्री भी कितनी रहने वाली है अपनी? दो, है ना। तो जीएम की बात करें तो जीएम ऑफ वन कितनी हो गई? 4 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई। तो रैंक ऑफ ए माइनस आई, ये जीरो, ये जीरो, ये टू, ये टू। तो कैसी दिखती होगी? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2। ठीक, तो एक पाइवट ये है, दूसरा पाइवट, तीसरा पाइवट। तो यानी कि 4 - 3 1। तो जीएम वन, तो तीन की चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ने ही काम खत्म कर दिया। सही है। तो उस वाले एक ने ही काम खत्म कर दिया। ठीक, अगर मान लो सपोज दैट ये जीरो होता, अब रैंक कितनी आ जाती? अब रैंक आती दो। तो वन के करस्पॉन्डिंग एम और जीएम बराबर है। लेकिन जब तीन के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो ये वाला वन गेम खराब करेगा इसका। तो ये स्टिल नॉट, तो ये मैट्रिक्स पहली वाली, इससे पहली वाली, अभी ये वाली जो लिखी थी, ये वाली नॉट डायगोनलाइजेबल, और जीरो बनाने के बाद भी नॉट डायगोनलाइजेबल लेने वाली है। सही है। तो अब जीरो बनाने के बाद ये कितनी रैंक हो गई इसकी? दो रह गई। तो ये एलिमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। तो दो। तो एम और जीएम तो बराबर हो गई, लेकिन तीन के करस्पॉन्डिंग जीएम अब जो आएगी वो वन आएगी। तो चेक आपको सबको करना पड़ेगा, कहने का मतलब यही है। ये नहीं है कि एक ने सेटिस्फाई कर दिया तो बाकी का कर दें। ठीक है ना।
तो ये बिहेवियर है किसका, डायगोनलाइजेबिलिटी का। ठीक, अब हम बात करते हैं भाई कि चलो बहुत देर से बात कर रहे हो आप, आपने रैंक की बात कर दी, नलिटी की बात करी, डिटर्मिनेंट की बात करी, आइगन वैल्यू की बात कर दी, सही है। अब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो है डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में क्या कहना है, सही है। अगर कोई मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है, डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये हमसे पूछा गया है। तो बहुत आसान है, आप सिंपल क्या कीजिए, एवरी, आप कह सकते हैं आंख बंद करके कह दीजिएगा कि एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक, कैसे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे एक कोई डायगोनलाइजेबल आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, सॉरी, डायगोनलाइजेबल बाद में बताएंगे भी। तो ए क्या है, कोई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, देन इसका जो मिनी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो यहां से कह सकते हैं कि एम एक्स जो होगा वो डिवाइड करता होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, यानी कि एम एक्स डिवाइड करता होगा किसको, एक्स इंटू एक्स माइनस वन को। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर एम एक्स, तो एम एक्स जो पॉसिबल है वो तीन एम एक्स पॉसिबल है इसकी, एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब वापस आते हैं किस पर, अपने रिजल्ट पर। ये जो रिजल्ट लिखा है इसमें देखिए, तो मिनिमल पॉलिनोमियल हर डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर के करस्पॉन्ड कैसा फैक्टर लेकर आए, लीनियर फॉर्म लेकर आए। तो यानी कि लीनियर मतलब 2 डिग्री का ना हो, फैक्टर जो भी हो वो एक ही डिग्री का होना चाहिए। तो आप वापस आइए यहाँ, तो यहाँ जो पॉसिबल एम एक्स है वो या तो एक्स है या एक्स माइनस वन है या एक्स इंटू एक्स माइनस वन है। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू तो 0 1 है। तो 0 1 के करस्पॉन्डिंग जो लीनियर फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ये इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, तो ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर और ये भी लीनियर फैक्टर, तीनों लीनियर फैक्टर हैं। तो यानी कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी रहने वाली है इस बार, डायगोनलाइजेबल रहेंगी। ठीक, क्यों, क्योंकि इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स को कंटेन कर रही है। क्लियर है बात। सिमिलरली व्हाट कैन बी से अबाउट द डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक, इनवोल्यूटरी है ना, तो इनवोल्यूटरी की डायगोनलाइजेबिलिटी क्या हो सकती है, इनवोल्यूटरी है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो इसका जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बन गया वो कितना बन गया अपना, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0 वाला, है ना। ऐसा कुछ इसको सेटिस्फाई करती होगी वो। तो एम एक्स क्या हो गई, एम एक्स डिवाइड करती होगी एक्स स्क्वायर माइनस वन को। तो एम एक्स की पॉसिबिलिटी है भाई कि चलो एक्स माइनस वन बन जाओ, एक्स प्लस वन बन जाओ, या एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बन जाओ। तो ये फिर से तीनों कैसे हैं अपने आप में, लीनियर फैक्टर। तो यानी कि जितनी भी इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस हैं वो सब क्या है, डायगोनलाइजेबल हैं इस बार भी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे जो है वो बात करता है निलपोटेंट मैट्रिक्स, उनके बारे में क्या बिहेवियर है। निलपोटेंट, तो कोई भी मैट्रिक्स की जो एम एक्स हमने डिसाइड करी थी वो डिसाइड करी थी एक्स की पावर एन टाइप की, सही है। इफ एम ग्रेटर देन वन, तो एम एक्स इज नॉट लीनियर, सही है। और इफ एम एक्स इज इक्वल टू वन, देन एम एक्स इज कैसी हो जाएगी, लीनियर। तो m इजिकल टू वन के केस में लीनियर है, बाकी सब में लीनियर से ऊपर निकल गई। तो यानी कि ये मैट्रिक्स लीनियर नहीं है, ये वाली जो mx है वो लीनियर नहीं होगी अब।
जब लीनियर नहीं है तो डायगोनलाइजेबल भी नहीं होगी। तो m इज इक्वल टू 1 पर, तो जो mx बनेगी वो mx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो ये इंप्लाई करती है कौन सी मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। यानी कि nilpotent matrix is diagonalizable if and only if it is a null matrix। तो केवल और केवल नल मैट्रिक्स ही अपनी डायगोनलाइजेबल रहने वाली है। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी? अपनी निलपोटेंट मैट्रिक्स ही, है ना। ठीक है, अब जो बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है वो है अपना कि भाई रियल सिमेट्रिक के बारे में क्या कहना है, सिमेट्रिक के बारे में क्या कहना है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, ऑर्थोगोनल यूनिटरी, इनकी डायगोनलाइजेबिलिटी कैसे निकाली जाए? तो इनको निकालने का कोई आसान तरीका तो है नहीं वैसे, वो आपको चेक ही करना पड़ता है एएम और जीएम से, है ना। या आप आइगन वेक्टर निकाल लीजिए, उसके बेस पर बताइए। ठीक, तो दिक्कत यहाँ आती है अब। तो यहाँ इस दिक्कत को आसान बनाने के लिए हमने एक और नई प्रोसेस निकाली, उसका नाम था ट्रायंगुलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक, उसके ऊपर हमने निकाली जैकोबी थ्योरम। ठीक है, और उसके बाद हमने 3-4 रिजल्ट और निकाले हैं, और उन सबको कंबाइन करने के बाद इन सब की बाकी की क्या निकाल दी हमने? डायगोनलाइजेबिलिटी बताई है। सही है, तो बाकी का जो हम रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, है ना।